Hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So we are back again today, and today's video is all going to be about a practice paper that we are going to solve. But before we start, go subscribe the channel and hit the bell icon for further video updates. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि आपको गिवन इक्वेशन में रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0. And its Hindi version is also given, so you can have a look over that also. So Hindi medium students can relate with that. So we have our equation as 3x² - 7x - 6 = 0. We have to carry out the roots. इसमें हमें इसके सिर्फ और सिर्फ मूल निकालने हैं जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं. सो इट इज़ लाइक -18 जो कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, और -7 आपका प्लस या माइनस करके आना चाहिए. तो हाउ कुड यू मेक 18? 9 और 2 का कॉम्बिनेशन मुझे 18 बना के दे देगा, जिसमें कि अगर मैं -9 रखूँगी तो रहेगा सही. क्यों? जिससे कि -9 + 2 मेरा -7 हो जाता है. सो हमारा जो इसका डिवीज़न हुआ वो दो नंबर्स में हुआ, -9x + 2x - 6. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ वी आर गोइंग टू कैरी आउट द कॉमन. 3x कॉमन है दोनों में, इन दोनों में बचा अंदर x - 3 प्लस इन दोनों में से मैं 2 बाहर निकाल सकती हूँ और अंदर बचा x - 3. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू इज़ =0 is going on. Now 3x + 2 and x - 3 = 0. So our roots are going to be 3x + 2 = 0 and x - 3 = 0. ओके, तो x = -2/3 इधर और x = 3 इधर. सो दीज आर द टू रूट्स. ठीक है, इसमें जो और पोर्शन है उसमें आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम ये सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स. हमें निकालना है कि k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए हमारे जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल आ जाएं. तो हमारे पास 3 केसेस होते थे. d = 0, d is greater than 0 and d is less than 0. इसमें जो है आपका b² - 4ac अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो मेरे जो रूट्स हैं आर रियल एंड इक्वल, बराबर और रियल आते हैं. अगर d greater than 0 है मतलब b² - 4ac greater than 0 आ जाता है, तो मेरे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल रूट्स. एंड इफ मेरा b² - 4ac इज़ लेस देन 0 आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी. सो लेकिन इसमें साफ साफ बोला है कि हमें ऐसे निकालना है k की वैल्यू कि रूट्स जो हैं मेरे रियल और इक्वल हैं. तो ये केस मेरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा. दैट इज़ b² - 4ac = 0. यहाँ पर इस इक्वेशन में 3x² + kx + 3 में ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा c है. सो b² is k², 4 a is 3 and c is 3 = 0. This is k² - 4 3s are 12, 12 3s are 36 = 0. तो k² = 36. k is equal to √36, that is ±36 your answer. तो k's value is ±36. Now next question. It says that 3 cubes each of volume 64 cm³ are joined end to end to form a cuboid. Find the total surface area of the cuboid so formed. 3 घन हैं, 3 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़कर घना बनाया गया है. 3 क्यूब्स, सिमिलर
this kind of question is also there in NCERT, and there the number of cubes that are joined together are 2, but here we have to join 3 cubes together. Now look, it says that each of the cube has volume 64 सेंटीमीटर क्यूब. हर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब given that the volume of cube is 64 centimeter cube. We know volume is a cube, that is 64 centimeter cube. Now a is cube root of 64, that is 4 centimeter. So our side came out to be as, एक सिंगल साइड एक क्यूब की आ गई मेरी 4. ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. क्योंकि सारे ही क्यूब्स का वॉल्यूम सेम था तो सारे ही क्यूब की साइड भी सेम होगी. तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये लेंथ बनाता है. तो मेरी जो लेंथ अब आ गई है वो है 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 सेंटीमीटर इज़ माई लेंथ. ब्रेथ ऑब्वियसली अभी भी 4 ही है, यहाँ से या यहाँ से भी, तो ब्रेथ मेरी 4 है. और हाइट मेरी ऑब्वियसली अभी भी 4 ही है, हाइट भी 4 है. नाउ इट सेज कि आपको निकालना है इसका टी एस से. तो टी एस से जो है, क्योंकि जो गिवन अप फिगर है वो एक क्यूबॉइड बन चुका है, एंड क्यूबॉइड का टी एस से होता है 2LB प्लस BH प्लस HL. सो आप बस यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ रख दीजिए. 12 इंटू 4, 4 इंटू 4 एंड H इंटू L. 2, 12 4 is 48, 4 4 is 16, 12 4 is 48. So 48, 48 and 16. 8 8 16, 16 6 22, 4 5 6 7. This is 112. 2 into 112 is equal to 224 centimeter square. So in our next question we have this, that in an inter-house cricket match organized by the school, distribution of runs made by the students is given below. Find the median's run scored. So एक स्कूल द्वारा एक इंटर हाउस क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था. छात्रों द्वारा बनाए गए रनों का वितरण नीचे दिया गया है. बनाए गए रनों का माध्यक निकालिए. सो बेसिकली दिस इज़ द थिंग दैट यू बीन गिवन एंड यू हैव टू कैरी आउट द मीडियन. आपको माध्यक यानी कि मीडियन निकालना है. And the data is given, so analyze the data carefully and draw a table accordingly. So before we commence we should know the formula for carrying out the median. Median का निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. हमें पता है जब मीडियन की बात होती है तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H. सो ये होती है आपकी लोअर लिमिट. ये N आपका टोटल है, ये कितने आपको दिए हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल. CF आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, F आपका फ्रीक्वेंसी होता है और H आपका हाइट है. तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे गिवन है वो है 4 6 5 3 4. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब होती क्या है आप देख लेते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फर्स्ट आप ऐसे लिख दोगे, फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे. 6 and 4 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 3 is 18 and 18 plus 4 is 22. Obviously this is the total, मतलब मेरा सिग्मा FI जो है ऑब्वियसली वो 22 आ गया है. ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं हम कि हम क्लास कैसे डिसाइड करते हैं. लेट मी चूज़ अनदर कलर फॉर यू. तो L जो होती है मेरी लोअर लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पर मैं ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ, ये या ये. सो हम कैसे डिसाइड करेंगे. N जो आपका आया है वो है 22. जब मैं N/2 करूँगी तो मेरा आएगा 11. 22/2 इज़ 11. तो N/2 से जस्ट ज़्यादा मतलब 11 है. 11 से जस्ट ज़्यादा कौन सी इंटरवल है जिसमें CF 11 से जस्ट ज़्यादा है. 10 तो यहीं पे 11 से अगला बिल्कुल ज़्यादा जो होगा वो 15 है. सो दिस इज़ हाउ मेरी क्लास सेलेक्ट हो जाती है कि जब भी मैं N/2 करूँगी और जो भी मेरा नंबर आएगा, दैट इज़ यहाँ पे जैसे 11 आ गया, तो 11 से जस्ट ज़्यादा वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वाली पूरी क्लास मेरी सेलेक्ट हो जाएगी. तो क्लास जो है मेरी ये सेलेक्ट हुई है. अब यहाँ पे जो लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं L और इसको बोलते हैं U.
लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो फॉर्मूला में क्योंकि ये L है तो मैं लोअर लिमिट मेरी यहाँ पे 40 हो जाएगी 40, n/2 इज़ 11, ये मैंने जो निकाला है, माइनस यहाँ की CF जो होती है वो प्रायर पुरानी वाली प्रीवियस, यू विल सेलेक्ट द CF ऑफ द प्रीवियस क्लास। CF आप पुरानी वाली क्लास की चूज़ करोगे दैट इज़ 10, और फ्रीक्वेंसी आप अभी वाली क्लास की चूज़ करोगे दैट इज़ 5, और हाइट जो चल रही है दैट इज़ 20। ठीक है, तो 40 प्लस 11 माइनस 10 इज़ 1, 1/5 इंटू 20, 5 4 are 20, 40 प्लस 4 इज़ 44, तो मीडियन आपका आ गया 44। सो वी आर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says find the common difference of the AP 4, 9, 14। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है जब आपका AP जो गिवन है 4, 9, 14 सो ऑन गिवन है। ठीक है, तो अगर आपका A यहाँ पर A1 सबसे पहली टर्म है 4, सेकेंड टर्म आपकी 9 है, और डिफरेंस जो होता है वो होता है A2 माइनस A1 दैट इज़ 9 माइनस 4। डिफरेंस मेरा आ गया 5। देख सकते हो आप 4 और 9 में 5 का डिफरेंस है, फिर दोबारा से 5 का डिफरेंस है, तो कॉमन जो डिफरेंस है सबके बीच में वो है 5। तो आप से जो पूछा गया था फाइंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज़ डन। नाउ अब इट सेज लाइक कि अगर इफ़ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6 and the common difference remains the same then write the AP। now you have to form a new AP। आपको एक नई AP बनानी है जिसमें कि वो कह रहा है जिस तरह से मेरी ये AP थी 4, 9, 14 वाली, अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म को 6 कर दूँ दैट इज़ मेरी A1 6 है, और डिफरेंस को मैं 5 ही रहने दूँ, तो मेरी नई टर्म A2 क्या होगी, A2 इज़ 6 प्लस 5 दैट इज़ 11, A3 इज़ A2 प्लस 5 दैट इज़ 11 प्लस 5 दैट इज़ 16। तो मेरी AP क्या बन गई, A1 इज़ 6, A2 इज़ 11, A3 इज़ 16। तो फर्स्ट टर्म मेरी 6 थी, आप 5 5 जोड़ करके नई AP बना सकते हो दैट इज़ 16 प्लस 5 इज़ 21, 21 प्लस 5 इज़ 26 एंड सो ऑन। सो योर न्यू AP इज़ दिस। सो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगी जबकि आपको बहुलक दिया हुआ है 38। ऑलरेडी आपको मोड गिवन है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38, मोड इज गिवन 38, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको मोड गिवन है, मोड के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो बेसिकली आपके पास L के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर एकदम से समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो क्लास आपकी सेलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ 7, 9, 12, 16, 6, 11 है, अगर ऐसे देखोगे तो लगेगा 16 मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये क्लास होगी क्या सेलेक्ट, पर क्योंकि ये x कुछ भी हो सकता है, ये x 50 भी हो सकता है। क्लास सेलेक्ट करने का मोड में क्राइटेरिया ये है दैट यू हैव टू सेलेक्ट द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रही क्योंकि एक x भी है जो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी 100, इट कुड बी 52। तो डिटरमाइनिंग फैक्टर यहाँ पर एकदम से हम नहीं पता कर पा रहे दैट विच वन इज़ द डिटरमाइनिंग फैक्टर। सो हम लोग मोड क्योंकि गिवन है 38, मोड इज़ 38, इसका मतलब 38 कहाँ लाइक करता है, 30 और 40 के बीच में, इसीलिए मेरी क्लास ये होने वाली है। वरना हम फ्रीक्वेंसी को देख करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 16 को सिलेक्ट होने का रीज़न ये है क्योंकि मोड 38 ऑलरेडी गिवन था जो कि 30 और 40 के बीच में लाई करता है, इनके बीच में आता है, इसीलिए मैंने ये क्लास सेलेक्ट कर ली। अब जब मेरी क्लास सेलेक्ट हो गई है तो मैं आराम से अब अपना फॉर्मूला लगा सकती हूँ, दैट इज़ मेरा L मेरा ये है, ठीक है, क्लास मेरी ये है, तो F0 मेरा ये होगा, F1 मेरा ये है, F2 ये है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, F1, F0 और F2। तो F0 मीन्स F0, 1, 2। अब L क्या है जो मेरी क्लास सेलेक्ट हुई है, L इज़ 30 प्लस F1 इज़ 16, F0 इज़ 12, ट्वाइस ऑफ F1 मतलब ट्वाइस ऑफ 16 माइनस F0 इज़ 12 और F2 इज़ X इंटू हाइट कितनी है 10। नाउ 30 प्लस
16 minus 12 is 4. 16 into 2 is 32. यहाँ पे आपका F1, तो 16 minus 12 is 4 and 16 2s are 32 minus 12 minus x into 10. Now 30 plus 4 upon में 32 minus 12 is 20. This is 20 minus x into 10. मोड ऑलरेडी आपको 38 यहाँ पर गिवन है. इसको फर्दर मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ. ठीक है, इसके बाद आपका 4 into 10 हम कर सकते हैं आराम से. दिस इज़ 30 प्लस 40 अपॉन में 20 माइनस एक्स और यहाँ पर 38 है. ठीक है, 38 माइनस 30 क्योंकि ये उधर चला जाएगा. 40 अपॉन में 20 माइनस एक्स. दिस इज़ 8. 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40. कैसे हुआ? दिस 38 माइनस 30 इज़ 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 20 माइनस एक्स. नाउ 8 2 ज़ा 160 minus 8x equal to 40. Now 160 minus 40 is equal to 8x. 160 minus 40 is 120 and this is 8x. अब आप 8 120 8 1 ज़ा 8 4 0 8 5 ज़ा 40. 15 आपका x आ गया. So value of x is 15. Value of x is 15. So here's your answer. Now next question. It says मैं डायग्राम से ही बता देती हूँ. एक्स वाई एंड एम एन ये दो आपके क्या हैं? एक वृत्त है with center O. There is a circle with center O which has a diameter DE and XY and MN are the two tangents. However, you have to determine that if XY is parallel to, you have to prove that XY is parallel to MN. केंद्र O वाले एक वृत्त है जिसमें केंद्र O है और D उसका व्यास है. स्पर्श रेखा XY और MN गिवन है जो कि ऑब्वियसली आपके वृत्त को छूते हुए जा रही हैं. आपको बताना है कि XY जो है MN के पैरेलल है. कैसे बताओगे? यू हैव अ सर्कल. ठीक है, अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो आपको ये बात पता है दैट XY इज अ tangent to the circle and OD is the radius. OD क्या है? OD is the radius and OD is perpendicular to XY. क्यों? क्योंकि tangents और radius are perpendicular to each other. क्या होता है कि एक थ्योरम है जो कहती है कि रेडियस व्यास और त्रिज्या और ये आपका स्पर्श रेखा 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. सिमिलरली आपका जो दूसरी है MN इज द MN आपकी स्पर्श रेखा है. MN एक टेंजेंट है और टू द सर्कल विद रेडियस OE. तो MN जो है वो परपेंडिकुलर होगी OE के. क्यों? क्योंकि देयर इज अ थ्योरम विच सेज कि स्पर्श रेखा टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो आप इस फिगर में देखो कि यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया. रुको एक मिनट, लेट मी जस्ट रब इट फर्स्ट. तो हमने जो लिखा था उसके बेसिस पे मेरा ये और ये परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो जब मेरा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है 90 डिग्री और एंगल 2 मेरा एंगल 3 के बराबर है 90 डिग्री, बेसिकली हम देखें तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं. Z बन रहा है ऑल बिकॉज 90 डिग्री होता है.
रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है, तो सब कुछ 90 डिग्री है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो क्योंकि z है और z बन रहा है, तो अगर इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि z जब भी बनता है तो लाइंस को पैरेलल माना जाता है। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर एक्स वाई मेरा पैरेलल है mn के। सो वी हैव प्रूव्ड इट। हाउ वी हैव प्रूव्ड इट, लेट्स जस्ट रिवाइज वंस अगेन। हमने ये शो कर दिया कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब 90 है तो इधर एंगल 1 भी 90, एंगल 2 भी 90, एंगल 3 भी 90, एंगल 4 भी 90। हाउएवर आपका जैसा मन करे आप बता दो। आपने क्या किया, आपने इसमें z को शो कर दिया कि एक z बन रहा है यहाँ पर। लेट मी टेक अ डार्कर कलर। यहाँ पर एक z बन रहा है जिसमें ये भी 90 और ये भी 90 है। और अगर z बनने पर एंगल्स बीच के इक्वल हो, ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो, उस z में अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस आर पैरेलल। तो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वी आर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं बताती हूँ आपको। बिफोर दैट लेट्स रीड इट। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। गिवन कि आपकी AB मेरी 6 सेंटीमीटर है, BC इज़ 7 सेंटीमीटर एंड CD इज़ 4 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे AD निकालना है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, एक चतुर्भुज में एक वृत्त है और उसमें उसकी साइड्स इस तरह से गिवन है। मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है कि AB प्लस CD जो होता है वो बराबर होता है CB प्लस AD के। तो AB आपको 6 दिया है, CD आपको 4 दिया है, CB आपको 7 दिया है और AD आपको नहीं पता। 6 और 4 10 होते हैं, 7 प्लस x। Now 10 minus 7 is equal to x. 3 centimeter equals to x. So this was as simple as that. So we are done. Now next question. So next question जो हमारा है उसमें वो बोलता है an AP has 5, 8, 11. इस तरह से एक AP है which is like AP is like this 5, 8, 11 dot 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 up to 40 terms. Now you have to find the last term. Obviously last term मतलब आपको nth term ही निकालनी है, ठीक है। nth is something that you have to carry out. nth निकालना है आपको। a आपका यहाँ पे 5 है, फर्स्ट टर्म इज़ a, डिफरेंस आपका ऑब्वियसली 8 माइनस 5 करो तो आ गया d, ठीक है। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। यू हैव टू कैरी आउट द लास्ट टर्म। तो 40 टर्म्स अगर हैं, 40 टर्म्स उसमें हैं, तो 40th टर्म ही तो लास्ट टर्म हुई। तो इसका मतलब मेरा जो n है वो यहाँ पे 40 है और वो ही nth मुझे निकालना है। लास्ट टर्म 40 है आपकी। कैसे पता? क्योंकि उसने बोला है AP में ये इस AP में 40 टर्म्स हैं, तो 40th टर्म ही मेरी लास्ट टर्म हुई जिसे मुझे निकालना है, दैट इज़ nth ऑफ 40। a मेरी यहाँ पे 5 है, n मेरी 40 माइनस 1 एंड डिफरेंस इज़ 3। 5 प्लस 39 इंटू 3, 39 इंटू 3 इज़ 117। तो 5 प्लस 117 दैट केम आउट टू बी a ऑफ 40, दैट इज़ लास्ट टर्म जो मेरी आ गई वो आ गई 122। नाउ उसने बोला ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। अब इस AP में जो मेरी बनी है लास्ट टर्म कौन सी आ गई, 40वीं टर्म, पीछे से 122। अब इसमें सब में मतलब मुझे लास्ट से एक ये जो AP यहाँ पे ऐसे से चल रही थी, इसमें मुझे लास्ट से 10 टर्म्स का सम मुझे निकालना है लास्ट से। तो लास्ट सम तो मेरी 122 है ना। इसके बाद इसके पीछे की कौन सी होगी, माइनस आप क्या कर दोगे, माइनस जितना इसमें डिफरेंस था, 3 का डिफरेंस था, आप माइनस करके बताओ लास्ट से क्या आएगा। 122 तो मेरी बिल्कुल लास्ट वाली थी, उसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूंगी तो क्या आएगी 19, फिर उसके में से 3 माइनस कर दूंगी तो 116, फिर 3 माइनस करूँगी 113, फिर 110। इसका मतलब लास्ट से चलना है मुझे और ऐसे ऐसे करके लास्ट की पीछे की 10 टर्म्स मुझे निकाल देनी है। ये इसी AP का पीछे का चल रहा है ये। अब पहले 122 है यहाँ पर, फिर यहाँ पे 119 है, फिर इस यहाँ पर 116 है, फिर यहाँ पे 113 है, फिर यहाँ पे 110 है। तो इसी तरह से लास्ट से मुझे 10 टर्म्स, अगर हम लास्ट से निकाल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अब मेरी एक तरह से ये मेरी पहली हो गई, दैट इज़ ये मेरी A हो गई 122,
डिफरेंस मेरा घटता जा रहा है इसलिए -3 हो गया, क्योंकि ये घट रहा है। और लास्ट से 10 टर्म्स निकालनी है, मतलब n 10 है। फॉर्मूला n टर्म्स का क्या होता है, सम ऑफ n इज n/2 2a प्लस n-1 d। ओके, तो n यहाँ पे मेरा है कितना, 10/2, ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 × 122 प्लस n-1 मतलब 10-1, और d मेरा यहाँ पे -3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, 122 into 2 is how much it is, 244 plus 9 into -3। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लिकेशन में 244 माइनस 9 3 से 27, तो 5 इंटू 244 में से 27 माइनस कर लेते हैं। दिस इज 217 and now 217 into 5, that is 1085. So 1085 is the sum of last 10 terms of this AP। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्री है जो कि इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ट्री है जो कि टूट करके गिर गया और ऐसे गिर गया है। तो पूरी हाइट तो उसकी यहाँ से यहाँ तक थी, जो कि टूट के 2 हिस्सों में बट गई, एक इधर और एक इधर। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज़ दिस एंड द अदर इज़ दिस, विच वन इज़ लाइंग। तो आपको क्या करना है, उसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है, उस ट्री ने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है। और उसने बोला लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट, जो है ब्रोकन अपर पार्ट, तूफान के एक पेड़ के इस तरह टूट जाता है कि पेड़ की चोटी तो ज़मीन पर गिर जाती है और ज़मीन को छूती है और ज़मीन के साथ ही 30 डिग्री का एंगल बनाती है। पेड़ के टूटे हुए ऊपरी हिस्से की लंबाई, ऊपरी हिस्सा तो ये वाला है ना, तो इसलिए ऊपरी हिस्से की लंबाई इसने गिवन है, दैट इज़ 8 मीटर। और आपको पूरे के पूरे पेड़ की निकालनी है, मतलब आपको ये निकालना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे को P और H, क्योंकि ये मेरा P है और ये मेरा H है और ये मेरा P है। P और H का कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है जो कि साइन में होता है। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में H, जहाँ पर कि मेरा P मुझे नहीं पता और H मेरा 8 है। यू नो दैट साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। ठीक है, तो मेरा X जो हो जाएगा दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4 मीटर। दैट्स इट। तो 4 मीटर आपकी हाइट आ जाएगी, किसकी, सिर्फ इसकी। लेकिन उसने क्या पूछा है आपसे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। पेड़ के टूटने से पहले उसकी क्या हाइट थी। पेड़ के टूटने से पहले जो टोटल हाइट थी, पूरी हाइट थी पेड़ की, वो थी x + 8, आधी इधर वाली आधी इधर वाली। तो दैट इज़ क्या, 4 + 8, दैट इज़ पूरा 12 मीटर। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। वी हैव एन और पार्ट ऑल्सो, तो जो हमने पहला वाला है वो कर लिया है। लेट मी जस्ट क्लियर द इंक और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो और पार्ट इसका है। इसका जो और पार्ट है वो हमसे बोलता है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, कि 2 पोल्स हैं, दोनों की हाइट जो है वो बराबर है और वो दोनों आपस में आमने सामने खड़े हैं। 2 पोल्स इस तरह से, 2 खंबे इस तरह से आपस में आमने सामने खड़े हैं, है ना। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द 80 मीटर वाइड रोड है। 80 मीटर पूरी की पूरी वाइड रोड है और 2 पोल्स जो कि आपस में जिनकी हाइट सेम है वो आमने सामने खड़े हैं। इनमें से एक पॉइंट पर, फाइंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 2 पोल्स। एक पॉइंट जो कि इस रोड के बीच में है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ऊपर का, इस पॉइंट से एक का 30 डिग्री है और एक का 60 डिग्री है। हमें निकालना है कि ये पॉइंट इस वाले पोल से, फर्स्ट पोल से कितना दूर है और यही पॉइंट सेकंड पोल से कितना दूर है। तो जस्ट नेम देम A B C D E।
तो आप देखो इन ट्रायंगल ABC, ये मेरा B है, इन ट्रायंगल ABC अगर मेरे को H और अगर मैंने इसको माना X तो मैं इसको मानूंगी 80 माइनस एक्स। ओके, इन ट्रायंगल ABC tan मेरा 60 डिग्री क्या होगा, tan क्यों लगा रही हूँ क्योंकि मुझे H और X से मतलब है, मतलब P और B से, तो tan 60 डिग्री इज़ H अपॉन में X, tan 60 इज़ √3 H अपॉन में X, तो मेरा H इज़ इक्वल टू X √3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मैं अब ट्रायंगल ले रही हूँ इन ट्रायंगल DEC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन में 80 माइनस एक्स। tan 30 डिग्री मेरा होता है 1/√3, और H की जगह मैं रख सकती हूँ X √3 अपॉन में 80 माइनस एक्स। नाउ 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू X √3 इंटू √3, दिस इज what? This is 3x and this is 80 minus x. ओके, तो 80 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू आ गई मेरी 20। तो अगर x की वैल्यू 20 आ गई इसका मतलब ये जो पॉइंट है, सो फ्रॉम पहले पोल से इसका डिस्टेंस जो है x दूर है। सो फ्रॉम फर्स्ट पोल दिस पॉइंट इज 20, सो फ्रॉम फर्स्ट पोल पॉइंट इज 20 meters अवे, एंड फ्रॉम और दूसरे पोल से एंड फ्रॉम सेकेंड पोल द पॉइंट कितना दूर है दूसरे पोल से 80 माइनस एक्स अवे है, मतलब 80 माइनस 20 दैट इज 60 meters अवे। सो वी आर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इट सेज दैट PA एंड PB केंद्र O वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, और अगर PA आपको 6 सेंटीमीटर दिया है और एंगल P आपको 60 डिग्री दिया है और एंगल APB ऑब्वियसली 60 डिग्री दिया है, तो आपको लेंथ निकालनी है स्क्वाड AB की। ठीक है, व्हाट यू नो, देखो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने से ज़्यादा समझाना इस बार हेल्प प्रेफर। यू जस्ट सी दैट अगर किसी पॉइंट से सर्कल पर एक ही पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स जाते हैं वो दोनों टेंजेंट्स बराबर होते हैं। हमने पढ़ा है कि टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल आर इक्वल फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। इफ़ यू मेक टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, उसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स बनाते हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और मैं पूरा इस ट्रायंगल, इस PAB को ट्रायंगल कंसीडर करूँ, ट्रायंगल तो मुझे दिख ही रहा है कि ये ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट इक्वल एंगल होते हैं, है ना। क्या होते हैं? साइड्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं अब, जब मेरी साइड इक्वल हो गई तो मेरे एंगल इक्वल हो गए। यही बोला ना मैंने, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये x है तो ये भी x है। सो इन ट्रायंगल APB आपका एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्या है ये एंगल सम प्रॉपर्टी की, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल के सारे ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A x है मेरा, एंगल P मेरा 60 है, एंगल B मेरा दोबारा x है, क्योंकि बराबर साइड्स के सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। तो बराबर है तो x x हो गया। नाउ दिस इज x और x 2x, दिस 60 डिग्री 180 डिग्री, 2x इक्वल टू उधर जाकर ये 180 माइनस 60 हो जाएगा, दैट इज़ 120 डिग्री। तो x मेरा 120/2 दैट इज़ 60 डिग्री आ गया। तो जब अब इस ट्रायंगल में जो सामने वाली साइड थी दोनों कैसी थी? बराबर थी। ये x थी तो ये भी x थी। अब मेरा
ये भी 60 आ गया और ये भी 60 आ गया, सारे 60 डिग्री आ गए। अगर सारे 60 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है, दैट इज इक्विलेटरल, it is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं और उनकी सबकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर जो लेंथ है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, जीवा की जो जीवा वी कॉल इट जीवा, हाँ वी कॉल इट जीवा। तो जीवा का जो लेंथ होगा वो होगा आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। 60 60 60 एक समबाहु त्रिभुज में बाहु उसकी सारी उसकी भुजाएं सेम होती हैं। तो 6 अगर ये है तो 6 ये और ये भी 6। सो वी आर डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में इट सेज 3 धनात्मक संख्याएं जो कि 5 की क्रमागत गुणज हैं के वर्गों का योग 725 है। तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स हैं जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं और 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल मतलब पहला जो भी है, फिर उसके बाद +5, फिर प्लस दोबारा से आपका 10, ठीक है, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल हैं। तो वो 5 के मल्टीपल्स हैं तो x हो गया, दूसरा x+5 हो गया, दूसरा उसके बाद नेक्स्ट x+10 हो गया। उसके भी जो स्क्वायर्स है उसका जो सम है वो सब 725 है। वो कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स, देयर आर 3 पॉजिटिव नंबर्स जो कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक तो लगातार हैं, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 10, 5 के लगातार 5 के मल्टीपल हैं। तो अगर ये x है तो ये x+5 और x+10, तो उसके स्क्वायर्स का सम, उसके स्क्वायर मैं जब कर दूँ और फिर उसका सम कर दूँ तो 725 है। तो लेट्स जस्ट ओपन इट अप, a² प्लस b² प्लस 2ab is 10x plus a² plus b² plus 2ab is equal to 725. Now 125 is and 125 और 3x है तो 3x² और यहाँ पे 10x और 20x is 30x is equal to 725. Now 3x² plus 30x is equal to 725 minus 125 is equal to 600. 3x² plus 30x. Now 3x² plus 30x minus 600 equals 0. अब आप 3 कॉमन ले सकते हो उसमें से, minus 200 equals 0. So your equation is x² 10x minus 200 equals 0. Now 200 आपका कैसे बनेगा? 200 आपका बनेगा 20 into 10 से, और आपका 10 कैसे बनेगा जब आपका प्लस का 20 होगा और माइनस का 10। तो x² प्लस 20x माइनस 10x माइनस 200 इक्वल 0। कॉमन x आ गया, x प्लस 20 माइनस 10 x प्लस 20 इक्वल 0। तो x माइनस 10 और x प्लस 20 इक्वल 0। तो x माइनस 10 इक्वल 0 एंड x प्लस 20 इक्वल 0। तो मेरा आ गया x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू -20। अब क्योंकि उसने बोला था पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या आपको लेनी है, तो ये धनात्मक नहीं है, तो x इक्वल टू 10 मेरा पहला नंबर आ गया। उसने बोला था तीनों नंबर डिटरमाइन करो, तो पहला मेरा x था, दूसरा मेरा x+5 था, तीसरा मेरा x+10 है, क्योंकि मेरा पहला x था, दूसरा x+5, तीसरा x+10। तो x इज़ 10, देन 10 + 5 इज़ 15, देन 10 + 10 इज़ 20। तो मेरे 3 नंबर्स हो गए 10, 15 और 20। देख लो ये सब 3 के 5 के मल्टीपल्स हैं और लगातार हैं। 5 2 = 10, 5 3 = 15 एंड 5 4 = 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम ये ले रहे हैं। सो अब आपको इस क्वेश्चन में द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट आपको 300 पैसेंजर्स का दिया है जो दिल्ली से पुणे एक फ़्लाइट में जा रहे हैं, और आपको एक डेटा दिया हुआ है जो कि एयरलाइन स्टाफ ने प्रिपेयर किया है। वो कहता है लेस देन 10 कितने नंबर, जिनकी एज लेस देन 10 है ऐसे 14 पैसेंजर्स हैं, जिसकी एज लेस देन 20 है उसके ऐसे 44 पैसेंजर्स हैं, लेस देन 30 जिनकी एज है ऐसे 82, लेस देन 40
जिनकी एज है ऐसे 134 पैसेंजर्स हैं, और 50 लेस देन जिसकी ऐसे 184, देन 245, 287 एंड 300 सो ऑन। तो अभी क्या है इसमें, लेस देन इज़ द थिंग जो आपको देखनी है। तो जब भी लेस देन है तो हम जो लेंगे 0 से 10, उसने बोला लेस देन 10, अगर लेस देन 10 है इसका मतलब 0 से 10 के बीच में, लेस देन 10 10 से कम मतलब 0 से 10 के बीच में। उसने बोला 20 से कम, तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि 0 से 20 ले जाएंगे, 20 से कम आप सोचोगे भाई 0 से 20 नहीं, हम 10 से 20 रखेंगे। देन हम रखेंगे लेस देन 30 20 से 30, लेस देन 40 को मैं रखूँगी 30 से 40, और इसके बाद लेस देन 50 को मैं 40 से 50 रखूँगी, 0 से नहीं रख रहे हैं हम। लेस देन 60 को मैं 50 से 60 रखूँगी, लेस देन 70 को मैं 60 से 70 रखूँगी, एंड लेस देन 80 को मैं 70 से 80 रखूँगी। तो पहली जो मेरी लेस देन 10 है वो 14 है, तो वो तो मैंने एज इट इज़ रख दी। लेकिन लेस देन 20 के लिए मैं क्या करूँगी, 44 में से 14 को माइनस करूँगी, दैट इज़ मेरा आंसर आएगा फिर 30। इसके बाद जब मैं लेस देन 30 के लिए 82 माइनस 44 करूँगी, 82 माइनस 44, ठीक है, तो मेरा आ गया 38। ठीक है, लेस देन 40 में फिर मैं क्या करूँगी, 134 को, अभी मैंने 82 माइनस 44 करा था, अब मैं 134 माइनस 82 करूँगी, दैट इज़ 52। ओके, इसके बाद लेस मतलब आपको क्या करना है, इसको इसमें से, इसको इसमें से, इसको इसमें से करते हुए चलना है। ठीक है, तो अभी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, 40 से 50 के बीच में, तो मैं करूँगी 184 माइनस 134 दैट इज़ 50। फिर इसके बाद इसका 245 माइनस 144, तो कितना आ गया मेरा 61। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगी 287 माइनस 245 दैट इज़ 42। फिर मेरा 300 माइनस 287, ठीक है, 13। ओके, एक्स आई क्या होता है मेरा, एक्स आई होता है मेरा मिड पॉइंट, दैट इज़ 0 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। ठीक है, इसके बाद 10 10 आपका क्योंकि हाइट है वही आप उसमें प्लस करते चले जाओगे, तो आपका 35 45 55 65 एंड 75। पहला आपका 0 + 10 डिवाइड बाई 2 क्या करना होता है, पहले के लिए 0 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। इसके बाद जितना आपकी हाइट है 10 10 का गैप है उतना आप जोड़ते चले जाओ, 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 25, 25 में 10 35। सो ऐसा आपका एक्स आई बन जाएगा ना। योर यू आई के लिए यू हैव टू फर्स्ट सी कि आपने क्या एज्यूम, क्या मीन एज्यूम किया है। हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमें डिटरमाइन करना है कि मीन क्या है, मीन एज पैसेंजर्स की क्या है, पर हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा मेथड, वी आर यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो मीन मेथड के लिए आपको इनमें से कोई एक, इनमें सब में से कोई ए चूज़ करना पड़ेगा। मैं वो ए चूज़ कर रही हूँ, ये ए इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, तो फॉर्मूला सेज कि यू आई जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए मतलब पहला मेरा एक्स आई ये है, तो मैंने करा 5 माइनस 35 अपॉन में एच, यहाँ पर मेरी है 10 दैट इज़ 30। ये हो गया माइनस का 30 अपॉन में 10 माइनस 3। ठीक है, इसके बाद मैं आपको खुद ट्रिक बता रही हूँ, रिड्यूस करते चल जाओ, -3 -2 -1। यहाँ पे जो एज्यूम मीन होता है वहाँ पे 0 आ जाता है, कैलकुलेट करके देखोगे तब भी यही आएगा। और इसके बाद फिर +1 +2 +3, जहाँ पे आपने 35 चूज़ किया था उसको 0 कर दो, ऊपर की वैल्यूज़ आपकी माइनस की होंगी दैट इज़ -1 -2 -3, और नीचे की +1 +2 +3। अब आपका नेक्स्ट है एफ आई इंटू यू आई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आपको करते चलना है दैट इज़ -42 माइनस का 60, इसके बाद माइनस का 38, इसके बाद 0, इसके बाद 50, इसके बाद 122, इसके बाद 126, इसके बाद 13, यहाँ पे 4 भी है क्योंकि 13 4 ज़ा 52। तो जब आप सिग्मा एफ आई यू आई करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 160। ठीक है ना, फॉर्मूला सेज ए इज़ इक्वल टू एल प्लस, what was that formula, this is for mean, sorry, this is
फॉर मीन, और मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन मेरा यहाँ पे 35 है और सिग्मा एफ आई यू आई मेरा 160 आ गया। सिग्मा ऑफ एफ आई मतलब इन सब का सिग्मा, जो कि ऑलरेडी दिया है कि 300 पैसेंजर्स हैं, और एच मेरा हाइट जो कि 10 है यहाँ पर सबके बीच में, तो 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 35 प्लस 16 डिवाइड बाई 3। अब आप 3 को 16 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 से 15, 1.0, दिस इज़ 5.3, दिस इज़ 5.3, तो 35 प्लस 5.3, this is 35, this is 40.3 is the mean age of all the passengers. So we are done with the first practice paper. I am going to come up with the second practice paper also. हम एक और practice paper और several more और भी papers करेंगे. Till then you just take care of yourself. Bye bye. But before leaving, if you liked the session of this practice paper, do hit a like on the video and share the video as much as possible with your friends and let them take the benefit too. Tata, bye bye.